तो दोस्तों आपको पता ही है कि इंडियन एयरफोर्स का जो 114 लड़ाकू विमानों का जो टेंडर है उसे लेकर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से पहले कुछ महीने के अंदर काफी तेज रफ्तार पर काम किया गया। लेकिन अब यहां पर रिपोर्ट्स में देखा जाए तो अलग अलग कंपनियों के द्वारा अपने अपने एयरक्राफ्टों का ऑफर यहां पर किया गया है और उसे लेकर भी अब कई सारी कंपनियों के द्वारा यहां पर तेजी दिखाते हुए कमर कस ली गई है। और आपको बता दें कि इसी दरमियान हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से MRFA टेंडर के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका निभाते हुए आगे के प्रोसेस को यहां पर बढ़ाया गया है। ऐसे में आपको बता दें कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यहां पर चाहता है कि इंडियन एयरफोर्स इस टेंडर के अंतर्गत कोई भी एयरक्राफ्ट खरीदे, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का एक प्रमुख दावेदारी यहाँ पर रहे। ऐसे में आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर बता दें कि टोटल MRFA टेंडर के तहत 8 अलग अलग एयरक्राफ्टों का ऑफर भारत को किया गया है और इन सभी में से कई सारी कंपनियां हैं जो कि भारत के किसी न किसी कंपनी के साथ पार्टनरशिप करके एयरक्राफ्टों को भारत के अंदर निर्माण करना चाहती हैं। और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो नो डाउट जिस कंपनी के एयरक्राफ्टों को इंडियन एयरफोर्स की तरफ से चुना जाएगा उसके पार्टनर को ही भारत में इस एयरक्राफ्ट को बनाने का मौका मिलेगा। हालांकि डसॉल्ट एविएशन और साब ग्रुप जो है भारत में अपने एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन को 100% जिम्मेदारी को अपने पास रखना चाहता है और ऐसे में साब ग्रुप यहां पर 100% FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को भारत के अंदर सेटअप करना चाहता है। तो वहीं आपको बता दें कि डसॉल्ट एविएशन रिलायंस एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ में मिलकर इन एयरक्राफ्टों को भारत के अंदर बनाना चाहता है और डसॉल्ट एविएशन का जो रिलायंस के साथ पार्टनरशिप है या फिर ऐसे कहें कि जॉइंट वेंचर है उसे भी वह अपने अंतर्गत 100% करना चाहता है। ऐसे में आपको बता दें कि यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अगर ऐसा कोई एयरक्राफ्ट यहाँ पर चुना जाता है जिसका 100% FDI ओरिजिनल इक्विपमेंट अपने पास हो या फिर किसी अन्य कंपनी के पास हो और साथ ही जॉइंट वेंचर के तहत भारत के अंदर इस एयरक्राफ्ट को निर्माण किया जाए तो इसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की भूमिका यहाँ पर नहीं हो सकती। अब यहाँ पर आपको ये भी जानना होगा कि MRFA टेंडर या फिर ऐसे कहें कि 114 लड़ाकू विमानों का ये टेंडर ऑलरेडी काफी डिले हो चुका है, लेकिन रिपोर्ट्स के अंदर ये दावा किया जा रहा है कि इस साल के अंत तक इंडियन एयरफोर्स की तरफ से MRFA टेंडर को लेकर रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी कर दिया जाएगा, जो कि इन एयरक्राफ्टों के टेंडर के नेक्स्ट स्टेज है और उसके बाद में एक्चुअल में एयरक्राफ्टों के टेंडर प्रोसेस सही ढंग से आगे प्रोसेस होंगे। ऐसे में ऑफर के अंदर जो 8 एयरक्राफ्ट होंगे और रिपोर्ट्स के अंदर ये भी कहा जा रहा है कि इन 8 एयरक्राफ्टों का जो ऑफर भारत के सामने रखा गया है इनमें से 4 एयरक्राफ्ट ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ बनाना चाहता है। लेकिन दोस्तों इस ऑफर के अंदर जो बोइंग कंपनी है जो अपने F-15EX फाइटर जेट को भारत के सामने रख रही है, असल में बोइंग कंपनी ये टेंडर जीतने पर भारत के लोकल इंडस्ट्रियल पार्टनर के रूप में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ में इन एयरक्राफ्टों को भारत के अंदर ही डेवलप करेगी, जबकि रशिया के द्वारा अपने MiG-25 और सुखोई Su-35 फाइटर एयरक्राफ्टों का ऑफर लगभग इसी तरीके से रखा गया है। और अगर भारत के द्वारा इनमें से कोई भी एयरक्राफ्टों को यहाँ पर चुना जाता है तो कोई डाउट नहीं होगा कि यहाँ पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की एक अहम भूमिका रहेगी, जबकि बाकी जो 4 पार्टनर्स हैं जो कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हैं उनका प्लान यहाँ पर पूरी तरह से अलग है। जैसे कि अमेरिका के लॉकहीड मार्टिन कंपनी को आप ले लेंगे तो वो अपने F-21 रैप्टर या फिर F-16 एयरक्राफ्टों के अपग्रेडेड वर्जन को टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के साथ मिलकर बनाना चाहता है। और डसॉल्ट एविएशन और साब ग्रुप के प्लान के बारे में आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि किस तरीके से इन दोनों का प्लान है और 100% FDI का ये लोग यूज करने वाले हैं। हालांकि भारत के अंदर इसे मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत ही बनाया जाएगा, जबकि बाकी यूरोफाइटर टाइफून को अगर देखा जाए तो इसे लेकर अभी भी कोई कंफर्मेशन यहाँ पर नहीं रखा गया है। और दूसरी तरफ आप लोगों को ये भी बता दें कि डसॉल्ट एविएशन की जो रफाल एयरक्राफ्ट है उन्हें ही MRFA टेंडर के पहले दावे
दावेदार के रूप में जाना जा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स 36 की संख्या में राफेल एयरक्राफ्टों को यूज करती है और अभी जो पूरा सेटअप भारत के अंदर बना हुआ है वो राफेल एयरक्राफ्ट के हिसाब से है और ऐसे में मेंटेनेंस फैसिलिटी को भी आप ले लीजिए तो उसी हिसाब से अभी एस्टेब्लिश है। और साथ ही आपको बता दें कि नेवी भी यहाँ पर 26 राफेल लड़ाकू विमानों को खरीदना चाहती है और इसके लिए जो पूरा प्रोसेस है वो काफी हद तक बिल्कुल एंडिंग पे चल रहा है और माना यही जा रहा है कि बहुत ही जल्द ये डील भी यहाँ पर फाइनल होती हुई आपको दिखेगी और साथ ही अगले साल के स्टार्टिंग से ही भारतीय नेवी के अंदर राफेल फाइटर जेट्स ऐड होना स्टार्ट हो सकते हैं। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर जो इस बार का टेंडर है उसमें कई सारे बदलाव किए गए हैं और एयरक्राफ्टों का यहाँ पर जो ऑफर हुआ है उनमें भी कई तरह के अपग्रेडेशन देखे गए हैं। इवन यहाँ तक कि 2 नए एयरक्राफ्टों को यहाँ पर ऐड किया गया है, जिसकी वजह से 100% यहाँ पर ये नहीं कहा जा सकता कि बाकी एयरक्राफ्टों के परफॉर्मेंस जो पिछली बार के टेंडर में थे उसी तरह का होगा या फिर ऐसे माने कि डसॉल्ट एविएशन का यहाँ पर कोई बड़ा टक्कर यहाँ पर दिया जा सकता है। और ऐसे में दोस्तों यहाँ पर भारत 36 की संख्या में राफेल लड़ाकू विमानों को यूज करता है, जिसकी वजह से राफेल एयरक्राफ्टों को स्ट्रॉन्ग दावेदार के रूप में यहाँ पर जाना जा रहा है और शायद यही वजह जिसकी कारण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से कोई भी एयरक्राफ्ट चुने जाने के बाद में उन एयरक्राफ्टों में अपनी भूमिका को लेकर बातों को सामने रखा गया है ताकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 114 लड़ाकू विमानों के प्रोडक्शन में एक अच्छा खासा भूमिका यहाँ पर मिल सके। लेकिन वहीं पर आपको बता दें कि ऑलरेडी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कई तरीके के एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट और प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट में यहाँ पर जुड़ा हुआ है। फिर चाहे आप तेजस MK-1A ले लीजिए, तेजस MK-2 ले लीजिए या फिर एमका फाइटर जेट जो कि अपने प्रोसेस में अभी चल रहा है। इन सारे प्रोजेक्ट के अंदर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की एक अहम भूमिका है और ऐसे में माना यह जा रहा है कि इतने सारे प्रोजेक्ट्स को आखिरकार हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड किस तरीके से कंप्लीट कर पाएगा। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर AMCA का जो निर्माण है वो प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर किया जाएगा और ऐसे में कई सारे कंपोनेंट्स और पार्ट्स को प्राइवेट कंपनियां एक चैन के तहत बनाएंगी, जिसमें कि 100% हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की भूमिका नहीं होगी, लेकिन मेन रोल में यहाँ पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ही रहेगा। हालांकि आपको बता दें कि यहाँ पर कई तरीके के हेलीकॉप्टर के प्रोजेक्ट और साथ ही प्रोडक्शन से शुरू करते हुए जेट इंजनों के जॉइंट डेवलपमेंट में भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की एक अहम भूमिका है। ऐसे में मेरा ये मानना होगा कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अपने खुद के इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर फोकस करे तो ज्यादा बेटर होगा, जिससे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर अच्छे से फोकस भी कर पाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता है और यहाँ पर जो डील है वो राफेल के साथ जाती है तो आप मानकर चलिए कि यहाँ पर टाटा का एक अहम रोल होगा, जहाँ पर टाटा और डसॉल्ट एविएशन यहाँ पर मिलकर इस पूरी डील को कंप्लीट करेंगे। ऐसे में दोस्तों इस पूरे टॉपिक को लेकर आपका यहाँ पर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पे लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।